हेलो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद उमेश राजौरिया के ऊपर। बच्चों आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग कवर करने वाले हैं। और चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है। बच्चों आपको पता है कि किसी भी एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चैप्टर को तैयार करते हो और अगर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेते हो तो उससे आपको प्रॉपर्ली आइडिया लग पाता है कि उस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो सॉल्व करना ही करना है। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, ए करंट ऑफ 0.8 एम्पियर flows in a conductor of 40 ohm for a 1 minute. The heat produced in the conductor will be, तो जो कंडक्टर है उसमें कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर उसमें 1 मिनट के लिए 0.8 एम्पियर करंट फ्लो किया जाता है। यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो एक बार हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे करंट की वैल्यू गिवन है 0.8 एम्पियर। जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 40 ओम, और जो टाइम इंटरवल है जितने टाइम में वो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो आपको दे रखी है 1 मिनट। जो 1 मिनट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो टाइम की ऐसा यूनिट है वो होती है सेकंड, तो इसको 60 सेकंड लिखा जा सकता है। हमें पूछा जा रहा है कि कंडक्टर में कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है उसका फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। किसी भी कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उससे उसमें हीट प्रोड्यूस होगी और उसमें टी टाइम के अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। आई की वैल्यू हमको दे रखी है 0.8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू हमको दे रखी है 40 और यहाँ पे टाइम इंटरवल है 60 सेकेंड। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये है 0.64 इंटू ये हो गया 2400, तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये करीब करीब आएगा 1536 जूल के बराबर। यानी कि यहाँ पे ये जो बी वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सेल ऑफ ईएमएफ E is connected across an external resistance R. When current I is drawn from the cell, the potential difference across the electrodes of the cell drops to V. The internal resistance R of the cell is, तो जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो किसी भी सेल के ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में एक रिलेशन होता है जो आपको याद रखना है। स्मॉल r इक्वल टू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई वी इंटू आर, जहां पे ई का मतलब है ईएमएफ ऑफ द सेल, वी का मतलब है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और आर का मतलब है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी आपने सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसेज ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन आर इनिशियली एट रूम टेम्परेचर, बोथ आर हीटेड टू टेम्परेचर टी, द कंडक्टिविटी ऑफ, तो उनकी जो कंडक्टिविटी है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। देखो जो कॉपर है वो तो होता है मेटल, जो कॉपर है वो क्या है, एक मेटल होता है, और जो सिलिकॉन है वो होता है एक सेमीकंडक्टर। जो सिलिकॉन है वो एक सेमीकंडक्टर होता है। अब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो कंडक्टर्स हैं या जो मेटल्स हैं उनका जो रेजिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, और जो सिलिकॉन है या जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो इनकी रेसिस्टिविटी हमेशा डिक्रीज होगी या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अब जो कंडक्टिविटी है उसके बारे में आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जो कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही बोलते हैं हम लोग। जो कंडक्टिविटी है उसका फॉर्मूला होता है 1/ρ, यानी कि रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या बोला जाता है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर कॉपर की यानी कि जो मेटल्स है अगर उनकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज हो रही है तो इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही होगी, और सिलिकॉन की अगर रेसिस्टिविटी यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज हो रही है तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दोनों पे क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फोर्थ ऑप्शन है, जो कॉपर है उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और जो सिलिकॉन है यानी कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, beams of electrons and protons move parallel to each other in the same direction. They attract each other, repel each other, neither attract or repel. Force of attraction of repulsion
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड्स अपॉन स्पीड ऑफ बीम्स। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हम चेक करके बताएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बीम की बात कर रहे हैं। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और जो प्रोटॉन्स की बीम है वो भी सेम डायरेक्शन में यहाँ पे मूव कर रही है। अब हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स की बीम है वो अगर इधर जा रही है तो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन की बीम की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इधर होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि जो प्रोटॉन्स है वो जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब प्रोटॉन्स की बीम की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो जिस डायरेक्शन में ये बीम जा रही है उसी डायरेक्शन में मानी जाएगी। अब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की बीम से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है और जो प्रोटॉन्स की बीम से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी हम दो पैरेलल वायर्स में करंट फ्लो करते हैं तो उनके मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो दोनों बीम्स है इनकी डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन इनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसकी वजह से ये दोनों बीम्स एक दूसरे से रिपेल होंगी। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर। जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसमें कौन सा वाला एलिमेंट यूज किया जाता है? तो देखो उसमें हम नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। अब नाइक्रोम वायर ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि नाइक्रोम का एक तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जो नाइक्रोम है उसकी खास बात क्या होती है कि एक तो इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, एक इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। अब इससे क्या फायदा होगा? जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। तो फायदा ये होता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने से जो नाइक्रोम वायर है वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर पाता है जब उसमें से करंट फ्लो किया जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने से ये फायदा होता है कि वो इजीली पिघलता नहीं है, क्योंकि गर्म करेंगे अगर किसी भी वायर को तो वो मेल्ट भी हो सकता है, पिघल भी सकता है। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने से नाइक्रोम वायर हीटर के अंदर जब यूज किया जाएगा तो गर्म होने के बाद भी वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम जो हीटर वाला वायर होता है उसमें हम नाइक्रोम यूज करते हैं, मतलब नाइक्रोम को यूज किया जाता है उसके अंदर। ठीक है जी, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो जो किलोवाट आवर है, देखो ये जो किलोवाट आवर है ये एनर्जी की यूनिट होती है। जो ज्यादा पावर वाले डिवाइसेस होते हैं वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर उसको मेजर करना होता है तो उसको हम किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। तो जो किलोवाट आवर है वो किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। ठीक है जी, जो किलोवाट आवर है उससे हम एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज। मान लो कि कोई कंडक्टर है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होगा? देखो मान लो कि एक वायर है अपने पास में और उसको आपने एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। तो उसको एक वायर है जिसको आपने एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया। अब आपको पता है कि जो मेटल्स है उनके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, और इसकी वजह से जो करंट फ्लो होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में चलेगा करंट उसके अपोजिट माना जाता है। तो करंट की डायरेक्शन कुछ ये रहेगी सर्किट के अंदर। अब ये पूछ रहा है कि इस कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा। तो देखो इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो अगर नेट चार्ज इस वायर पे कैलकुलेट किया जाए तो वो नेट चार्ज जीरो आएगा, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे हैं वो किसी न किसी एटम से फ्री हुए हैं और उन एटम्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा वायर के ऊपर तो वो जीरो आएगा। तो याद रखना है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा नहीं है। वायर के ऊपर नेट चार्ज हमेशा जीरो रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेडी करंट फ्लोज इन ए मेटलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर।
आपके पास में एक नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई वायर है सपोज करो, और उसके लिए पूछ रहा है कि अगर उसमें एक करंट फ्लो किया जा रहा है जो कि कांस्टेंट करंट है, स्टेडी करंट का मतलब है कांस्टेंट करंट इसमें फ्लो किया जा रहा है, तो उस पर कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी। तो क्योंकि वायर चाहे मोटा हो या पतला हो, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहे वेरी कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे वायर में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो सेम रहेगा, यानी कि पूरे के पूरे वायर में जो करंट है वो सेम होगा, यानी कि जो करंट है उसकी वैल्यू सेम मानी जाएगी, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अच्छा, बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि वो गलत क्यों है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो सेम क्यों नहीं रहेगी। देखो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका करंट के साथ में एक रिलेशन होता है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी, यानी कि वी डी इक्वल टू आप लिख सकते हो I अपॉन एन ई ए। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये वायर कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है पूरे वायर के अंदर, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो पूरे वायर के लिए पूरे मटेरियल के लिए सेम होती है, और ई की वैल्यू मतलब ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी यहाँ पे चेंज होगी, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू I अपॉन ए, यानी कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर वेरी करेगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा तो करंट डेंसिटी भी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, यानी कि यहाँ पे करंट डेंसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा करंट, मतलब जो करंट है वो पूरे वायर के लिए, चाहे ये कहीं से मोटा हो या पतला हो, पूरे वायर में करंट की वैल्यू सेम रहेगी यहाँ पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हीटस्टोन्स ब्रिज इज यूज्ड इन मेजरिंग। देखो ऑप्शन दे रखे हैं हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, बोथ हाई एंड लो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहली बात तो ये कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो एक स्पेशल टाइप का सर्किट होता है जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब उससे आप लो रेजिस्टेंस फाइंड करते हो या हाई रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है एक तरह से। देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है उसको हमेशा एक लो रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस में इसकी इफिशिएंसी अच्छी आती है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी आती है, और अगर आप इसको हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करोगे तो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसलिए मेनली जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसको लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज, यानी कि अगर कोई भी हेल्दी मैन है तो उसकी बॉडी का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो याद रखना है कि किसी भी हेल्दी पर्सन का जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो करीब करीब 50,000 ओम के बराबर होता है, ये याद रखने वाला डेटा है। ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो लगभग 50,000 ओम के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द मेजर ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कौन सी चीज को मेजर करते हैं। तो याद रखना है कि अगर हमें छोटे चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी को मेजर करना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की एनर्जी को मेजर करना होता है, तो उसके लिए एनर्जी की एक छोटी यूनिट यूज की जाती है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम एनर्जी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है potential difference between two electrodes of a galvanic cell in an open circuit is known as। जैसे कोई भी गैल्वेनिक सेल है, अगर आप उसको ओपन सर्किट रखते हो और उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हो, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ बोला जाता है, जो कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी सेल के अक्रॉस। यानी कि जब भी सेल ओपन सर्किट होता है तो उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोला जाएगा जब गैल्वेनिक सेल ओपन सर्किट कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वोल्टेज अक्रॉस ए लैंप इंक्रीजेस बाय 2% देन इंक्रीज इन इट्स पावर विल बी। तो उसकी पावर कितनी इंक्रीज होगी। जो बल्ब है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम 2% इंक्रीज कर रहे हैं, तो कोई भी बल्ब हो या कोई भी लैंप हो उसकी जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर।
यहाँ पे जो लैंप या बल्ब की ये बात कर रहा है उसका रेजिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, जो भी होगा उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज को आप देख सकते हो कि वोल्टेज का जो स्क्वायर है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। वोल्टेज का जो स्क्वायर है वो पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज को 2% इंक्रीज करोगे तो जो पावर है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज की पावर 2 है, तो इसका मतलब अगर वोल्टेज को 2% इंक्रीज किया जाएगा तो जितनी इसकी पावर है उतने से उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो पावर है वो कितना परसेंट इंक्रीज होगी। तो वोल्टेज 2% इंक्रीज किया जा रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4%, यानी कि जो पावर है वो 4% यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। याद रखना है कि अगर पावर वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो जितना परसेंटेज वोल्टेज को बढ़ाओगे उससे डबल, यानी जितनी इसकी पावर है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे डबल परसेंटेज में पावर इंक्रीज होती है यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ओहमिक रेजिस्टर। इनमें से कौन सा नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस है या नॉन ओहमिक रेजिस्टर है। देखो नॉन ओहमिक रेजिस्टर बोलते हैं उन डिवाइसेस को या उन रेजिस्टेंसेस को जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। अब कॉपर और एल्यूमिनियम ये तो मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है डायोड वाल्व, जो कि एक वैक्यूम ट्यूब डिवाइस होता है। अब जितने भी वैक्यूम ट्यूब डिवाइस होते हैं या फिर जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं वो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि यहाँ पे जो नॉन ओहमिक डिवाइस की कैटेगरी में आएगा वो आएगा डायोड वाल्व, यानी कि ये एक वैक्यूम ट्यूब डिवाइस है और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि ये क्या है, एक नॉन ओहमिक रजिस्टर है या नॉन ओहमिक डिवाइस है यहाँ पे। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें कितनी पावर कंज्यूम होती है वो कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए देखो 3 फॉर्मूले होते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर इनटू आर, और तीसरा फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। अब आप ऑप्शंस में देख सकते हो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो पावर है उसका फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि यहाँ पे मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए उनमें से ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी सब गलत है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट करना हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज। अगर किसी भी पॉइंट पे देखा जाए, किसी भी सर्किट में जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेज आपस में कनेक्ट हो रही हैं, तो वहां पे जितने भी करंट्स है अगर उनका सम किया जाए तो वो कितना आएगा। जैसे ये करंट है I1, ये है I2, ये है I3, ये है I4, ये है I5, तो टोटल करंट इस पॉइंट पे कितना आएगा। तो पहली बात तो ये कि ये जो पॉइंट है इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं जंक्शन या नोड भी इसको बोला जाता है। तो किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जितना भी करंट आता है उतना ही करंट उस नोड से बाहर भी जा रहा होता है। यानी कि अगर मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले लूं और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव ले लूं तो इस पॉइंट के ऊपर टोटल करंट कितना आएगा, 0 आएगा हमेशा। और इसी को हम किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। तो याद रखना है कि किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट होगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ ए कंडक्टर आर रिलेटेड एज। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उनमें क्या रिलेशन होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है, ई टो बाई एम। यहाँ पे स्मॉल ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई का मतलब है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, टो का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, और एम का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन ए वायर फॉर 10 सेकेंड इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज 15 वोल्ट देन द वर्क डन विल बी। तो कितना वर्क हुआ है यहाँ पे। देखो वर्क डन पूछे या फिर ये पूछे कि कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, वो एक ही बात है। यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है एक बार नोट कर लेते हैं। यहाँ पे करंट की वैल्यू दे रखी है 10 एम्पियर जो हम सप्लाई कर रहे हैं, और टाइम दे रखा है 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए करंट फ्लो किया जा रहा है।
साथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर रखा है वो है 15 वोल्ट के बराबर। और हमें ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना वर्क हुआ है। तो किसी भी कंडक्टर को जब आप वोल्टेज अप्लाई करके उसमें करंट फ्लो करते हो, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो किया जाता है तो वोल्टेज सोर्स को करंट फ्लो करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क है उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्किट के अंदर मूव कर पाते हैं और उससे कंडक्टर के अंदर एक हीट प्रोड्यूस हो पाती है। तो चाहे आपको हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंडक्टर पूछे, या कितना वर्क उसके ऊपर हुआ है ये पूछे, या कितनी एनर्जी उस कंडक्टर को सप्लाई की गई है ये पूछे, उन सब का फॉर्मूला सेम ही होता है। तो एनर्जी सप्लाइड टू द कंडक्टर या फिर वर्क डन ऑन द कंडक्टर, इसका फॉर्मूला होगा I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, या फिर V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, या फिर V इंटू आई इंटू टी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज, करंट और टाइम ये तीनों दे रखे हैं, तो हम ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप इन तीन में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डेटा। तो यहाँ पे जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला हो जाएगा, वोल्टेज दे रखा है यहाँ पे 15 वोल्ट, करंट आपको दे रखा है 10 एम्पियर और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो आंसर आएगा 1500 जूल। यानी कि यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। इतना वर्क कंडक्टर के ऊपर किया गया है इतना करंट फ्लो करवाने के लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बच्चों काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। नोट्स के अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलेंगी, जैसे नोट्स तो मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट PYQs भी मिलेंगे जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट मिल जाएगी जिससे आप पूरी फिजिक्स को या पूरे चैप्टर्स को, जितने भी फिजिक्स में चैप्टर्स हैं या केमिस्ट्री बायोलॉजी में चैप्टर्स हैं, उनको आप बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको NCERT सॉल्यूशंस भी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो बच्चों ये सारी चीजें आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। ऐप का नाम आपको याद रखना है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो हमारी ऐप है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज रो डैश एंड दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स इज रो, देन रो ज्यादा होगा या रो डैश ज्यादा होगा, ये आपको चेक करके बताना है, या दोनों बराबर होंगे। देखो एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा मेटल्स को पिघला के आपस में मिला देते हो तो उससे जो एलॉय बनेगा उस एलॉय की रेसिस्टिविटी हमेशा प्योर मेटल से ज्यादा होगी। इसका रीजन ये है क्योंकि जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को पिघला के मिलाया जाता है और एक एलॉय में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो एलॉय है उनके अंदर जो प्योर मेटल्स के एटम्स है वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उन एलॉयज के अंदर से पास करवाया जाता है, जब भी आप करंट फ्लो करवाना चाहते हो तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कोलिजन फेस करनी पड़ती है, और ज्यादा कोलिजन का मतलब है ज्यादा डिफिकल्टी यानी कि ज्यादा रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। इसलिए प्योर मेटल की जो रेसिस्टिविटी है उसकी कंपैरिजन में, इसलिए जो प्योर मेटल है उसकी कंपैरिजन में जो एलॉयज हैं उनकी रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। जो एलॉयज हैं इनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी प्योर मेटल की कंपैरिजन में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए करंट ऑफ 300 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द कंडक्टर इन 4 मिनट इज। तो 4 मिनट के अंदर उस कंडक्टर से कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं वो हमको कैलकुलेट करके बताना है। देखो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे करंट की वैल्यू आपको दे रखी है 300 मिली एम्पियर के बराबर। इसके अलावा आपको ये पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, टाइम दे रखा है 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर से पास हो रहे होंगे। देखो जो करंट है उसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की फ्लो रेट है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। चार्ज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं N इंटू ई। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहे होंगे, और ई का मतलब है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इससे टोटल चार्ज अपने पास निकल के आ जाएगा। हमें N की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम इसको लिख सकते हैं I इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। I की वैल्यू हमको 300 मिली एम्पियर दे रखी है, मिली का मतलब 10 की पावर -3। टी की वैल्यू हमको 4 मिनट दे रखी है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और उसके बाद में E की वैल्यू आप जानते ही हो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम।
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 72/1.6 इंटू 10⁻⁴, ये ऊपर जाएगा तो पावर 19, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा करीब करीब 4.5 इंटू 10⁻20। ये अपने पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए जो उस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे जो ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज द एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑफ। कोई भी सेल है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस चीज का रेजिस्टेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रोड्स का, वेसल ऑफ द सेल, मटेरियल यूज्ड इन द सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सेल। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी सेल को बनाने के लिए जो केमिकल्स या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप यूज करते हो उसका जो रेजिस्टेंस है उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्चुअल में इसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि उसी के अंदर से आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है, जिसकी वजह से जो भी रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफर करेगा उसी को हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए 40 वॉट लैंप विच इज लाइटेड अप एज फुल ब्रिलियंस बाय ए करंट ऑफ 1/3 एम्पियर। यानी कि 1/3 एम्पियर करंट जब उस लैंप के अंदर से पास किया जा रहा है और वो फुल ब्राइटनेस के साथ में चमक रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर वो 40 वॉट पावर का लैंप है तो पावर यहाँ पे दे रखी है 40 वॉट और जो करंट इस बल्ब से या लैंप से पास किया जा रहा है वो है 1/3 एम्पियर, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I² इंटू R। यानी कि अगर हमें बल्ब का रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, पावर को I² से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब या लैंप आपके पास निकल के आएगा वो आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 1/3 का स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो ये 1/9 बनेगा। 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 360 ओम यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज हाफ देन इट्स कंडक्टेंस विल बी। पहली बात तो ये कि जो कंडक्टेंस है उसका मतलब क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को हम कैपिटल G के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है जी, अब ये बोल रहा है कि अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हाफ कर देंगे, आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। अगर आप लेंथ को आधा कर दोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब लेंथ को अगर आप हाफ कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर हाफ हो जाएगा तो कंडक्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि G की वैल्यू R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा और रेजिस्टेंस के हाफ होने से कंडक्टेंस डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट फ्लोइंग थ्रू ए लैंप मार्क्ड एज 60 वॉट एंड 240 वोल्ट इज। यानी कि ये जो लैंप है जिसके ऊपर हमने मार्क किया हुआ है, पावर कितनी मार्क कर रखी है 60 वाट, और इसके ऊपर वोल्टेज कितना लिखा हुआ है, ये है 240 वोल्ट के बराबर। तो इस पे करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, तो आपको पता है कि पावर, वोल्टेज और करंट इन तीनों में एक रिलेशन होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। पावर के वैसे 3 फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आप याद रखो इनको। पावर का पहला फॉर्मूला है वोल्टेज इनटू करंट, दूसरा फॉर्मूला होता है I² इंटू R और तीसरा फॉर्मूला होता है V²/R। जैसा डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा फॉर्मूला हम चिपका देंगे। अभी यहाँ पे आपको करंट पता करना है तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं P/V। तो पावर की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 60 वॉट और वोल्टेज दे रखा है 240, तो ये आ जाएगा 1/4 एम्पियर, यानी कि 0.25 एम्पियर आप इसको बोल सकते हो, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज V एंड करंट I ग्राफ्स फॉर ए कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 एंड T2 आर शोन इन द फिगर। द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 इज। तो T1 और T2 में क्या रिलेशन है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। देखो पहली बात तो ये कि जब भी आपको इस टाइप का ग्राफ फिजिक्स में कहीं भी दिख जाए, किसी भी चैप्टर में दिख जाए, तो सबसे पहले आपको इन स्ट्रेट लाइंस का, इन स्ट्रेट ग्राफ्स का आपको स्लोप फाइंड करके देखना है। 99% केस में आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको वोल्टेज और करंट के बीच में ये ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर। आपको पता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन
अगर ओरिजिन से पास होती है तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे c की वैल्यू यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। ये x है, मान लो ये y है। अब यहाँ पे m का मतलब होता है स्लोप ऑफ द लाइन। m का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो y बाई एक्स के बराबर होगा। उसी तरीके से अगर हमें इन ग्राफ्स के अंदर इन ग्राफ्स का स्लोप फाइंड करना है तो वो स्लोप किसके बराबर होगा? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे y की जगह तो आ गया वोल्टेज और I की जगह, सॉरी यहाँ पे x की जगह आ गया करंट यानी कि I। तो यहाँ पे v अपॉन आई इन ग्राफ्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो v अपॉन आई है आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। v अपॉन आई ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे ये जो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ्स हैं इनका स्लोप यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब आप इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों ग्राफ का स्लोप यहाँ पे अलग अलग है। जो T1 टेम्परेचर वाला ग्राफ है इसके लिए एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है वो ज्यादा होगा और स्लोप को आप टेन थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू टेन थीटा, तो इसके लिए थीटा ज्यादा होगा, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब T1 टेम्परेचर पे स्लोप ज्यादा होगा। और T2 टेम्परेचर वाला जो ग्राफ है इसके लिए एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल कम होगा यानी कि इसका स्लोप कम होगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि T1 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और T2 टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, क्योंकि इसका स्लोप कम है, स्लोप बता रहा है रेजिस्टेंस को, तो स्लोप कम होने का मतलब T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम रहेगी। यानी कि सिंपल सी बात हमको ये समझ में आई कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा है और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम है। और हमको पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। इसका मतलब इन दोनों टेम्परेचर में से कौन सा वाला टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए? जिस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा आ रही है। यानी कि T1 टेम्परेचर पे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा होना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर इफ इट्स लेंथ एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड देन इट्स। अब इस पे रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा R इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे L का मतलब है लेंथ ऑफ द वायर, A का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर और रो का मतलब है रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर। यहाँ पे A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आपको ये बता रखा है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ द वायर हमने डबल कर दी, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो रो एल बाई ए की जगह हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। जैसे ये कोई सिलेंड्रिकल वायर है तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसको आप, अगर इसकी रेडियस आर दे रखी हो तो इसको आप पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब आप खुद बताओ कि अगर यहाँ पे हमने रेडियस को भी डबल कर दिया और लेंथ को भी डबल कर दिया, लेंथ को भी डबल किया है और रेडियस को भी डबल किया है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे अब रेजिस्टेंस हो जाएगा सपोज करो आर डैश, तो हम इसको लिखेंगे रो इनटू लेंथ हमने डबल कर दी 2l और आर को भी हमने डबल कर दिया तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2r फिर इसका स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? यह आएगा, देखो यहाँ पे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा रो एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 आएगा। मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से हाफ हो गया। आर डैश देखो पहले रेजिस्टेंस था इतना और जब आपने रेडियस और लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस इतना आ रहा है, यानी कि पहले से ये हाफ आ रहा है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका दूसरा नाम होता है रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कभी भी इस डायमेंशन ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करते, मतलब लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करते। आप लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी वायर की कितनी भी लो, उसकी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे आप वायर की लेंथ को चाहे बढ़ाओ या कम करो या उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम या ज्यादा करो, उससे रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा रेजिस्टेंस तो हो जाएगा हाफ और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस ए वेरिएबल रेजिस्टेंस आर, द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द पावर डिलीवर्ड इज मैक्सिमम इज इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि अगर आप किसी भी सेल या बैटरी को, जैसे ये सेल है, इसका ईएमएफ आपको 12 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0.5 ओम बता रखा है। अगर आप इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट करते हो और अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करते हो तो जो मैक्सिमम पावर सर्किट में डिलीवर होगी सेल के थ्रू, मतलब सेल जो मैक्सिमम पावर इस सर्किट में डिलीवर कर पाएगा वो तभी कर पाएगा, याद रखने वाला पॉइंट है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली बराबर होगी। यानी कि अगर हमें पावर की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.5 ओम दे रखा है, तो इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी इसी के बराबर होना चाहिए। यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्सिमम पावर डिलीवर करने के लिए, इसमें वैसे ये मैक्सिमम मिनिमम थ्योरम से ये वैल्यू आती है, आप इसको सीधा भी याद रख सकते हो कि जितना सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है अगर उतना ही रेजिस्टेंस उसके अक्रॉस कनेक्ट कर दिया जाता है तो उससे मैक्सिमम पावर हम खींच पाते हैं या ले पाते हैं। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। जब आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0.5 ओम के बराबर रखोगे तो आप मैक्सिमम पावर ले पाओगे इस सेल से, या सेल मैक्सिमम पावर डिलीवर कर पाएगा इसके अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट इज 0.05 ओम, इट इज कनेक्टेड टू एन अननोन रेजिस्टेंस, voltage across the cell when a current of 60 ampere is drawn from it is। अब क्या क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि एक सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.05 ओम और उसका ईएमएफ आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट के बराबर। इसको हमने एक अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, वोल्टेज अक्रॉस द सेल व्हेन द करंट ऑफ 60 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम इट, सेल से कितना करंट लिया जा रहा है, 60 एम्पियर का करंट लिया जा रहा है, तो उसके अक्रॉस कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको पूछा जा रहा है। V की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। अब हमें एक सिंपल सा रिलेशन याद है, किसी भी सेल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जब भी सेल को यूज किया जा रहा होता है तो उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है ईएमएफ माइनस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो V की वैल्यू हमको पूछी जा रही है, E की वैल्यू हमको दे रखी है 12 वोल्ट, करंट की वैल्यू हमको बता रखी है 60 एम्पियर और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.05 ओम के बराबर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 के बराबर, यानी कि आएगा 9 वोल्ट। यानी कि जो सेल है उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल रहा होगा वो कितना होगा, 9 वोल्ट के बराबर होगा। यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V एंड करंट I इन ए कंडक्टर इज गिवन बिलो, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज। देखो आपको वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ दे रखा है और जिस रेजिस्टेंस के लिए ग्राफ है आपको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसके बराबर होता है, V/I के बराबर होता है। आप देख सकते हो कि ग्राफ के अंदर जब करंट की वैल्यू 3 एम्पियर है उस टाइम पे वोल्टेज की वैल्यू है 6 वोल्ट के बराबर। आप ग्राफ से कोई भी डेटा उठा सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट आ रही है। तो मैं रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना चाहता हूं तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट पुट करनी है और करंट की वैल्यू 3 एम्पियर पुट करनी है। तो इससे जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा यही अपना आंसर होगा, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टर का जिसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 100 वाट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट सप्लाई, द एक्चुअल पावर कंजप्शन वुड बी। तो कितनी पावर उसमें कंज्यूम हो रही होगी बल्ब के अंदर वो आपको पूछा जा रहा है। बल्ब के लिए आपको रेटिंग दे रखी है, जैसे ये बल्ब है इसके लिए पावर बता रखी है 100 वाट और इस पे वोल्टेज बता रखा है 200 वोल्ट। तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो इस डेटा से। पावर इक्वल टू होता है V²/R, तो R इक्वल टू हम लिख सकते हैं V²/P। V की वैल्यू यहाँ पे 200 है तो उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद में पावर यानी 100 वाट से इसको डिवाइड करना है। तो कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400 ओम के बराबर। यानी कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 400 ओम के बराबर होगा। अब इस बल्ब को हमने किसी 160 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, तो अब इसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही होगी, तो अगेन
अब जो पावर कंज्यूम हो रही होगी, मैक्सिमम पावर जो अभी 160 वोल्ट पे आपको मिल रही होगी, वो होगी पावर इक्वल टू, अगेन आपको फॉर्मूला यूज करना है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो V की वैल्यू अब 160 लेनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 160 वोल्ट हमने सप्लाई इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रखी है, तो वोल्टेज की वैल्यू 160 ली जाएगी। रेजिस्टेंस हमने इस डेटा से ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, 400 ओम रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा, रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर देंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 256 डिवाइडेड बाई 4 और ये 00 कैंसिल, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 64 वोल्ट अपना फाइनल आंसर आएगा। यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। दो सेल हैं जिनका ईएमएफ अलग अलग है, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्ट कर दिए और नेगेटिव टर्मिनल्स को भी एक साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछा जा रहा है और साथ में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप चाहो तो बता सकते हो। जैसे यहाँ पे याद रखना है कि जब भी दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो बराबर होता है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के बराबर, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर। याद रखने वाला पॉइंट है। तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर हम अपोजिट पोलैरिटी से सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो उस कंडीशन में यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल आएगा, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा E1 R2 माइनस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। फिर ये वाला फॉर्मूला हमको यूज करना है। ठीक है जी, तो अभी तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के पिछले 20 इयर्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के जो 20 इयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।